नमस्कार। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं आपके साथ अनामिका और मैं हूं शक्ति और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। ना मिले मंजिल तो क्या, तो खुद पर विश्वास बनाए रख। हो डगर लंबी तो क्या, तो खुद पर संयम बनाए रख। जब किस्मत साथ नहीं तो क्या, तो किस्मत की लकीरों को सजाए रख। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरा सब्र तुझे खुद रास्ता दिखाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू अपनी किस्मत खुद बनाएगा। ऐसा होता है कि जब हमें कामयाबी नहीं मिलती या हमें जब अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने वाकई में कितनी मेहनत की है। हम बिना कोशिश के ही अच्छे परिणाम की चाहत रखने लगते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सब्र के साथ, संयम के साथ कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। संगीत से ही साज है, संगीत से ही आवाज़ है, संगीत से ही अंत है, संगीत से ही आगाज़ है। कहते हैं संगीत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यह एक ऐसी साधना है जिसमें खोकर हम बहुत कुछ पा लेते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भावनाओं को हमें व्यक्त करने में मदद करता है। संगीत वो भाषा है जो सबसे सुंदर भी है, सबसे सरल भी है और सभी भाषाओं से परे है। यूँ कहें तो संगीत हमारे चारों ओर है। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका संबंध संगीत से बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। आपको बताएं, आज हमारे बीच जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वह एक मशहूर वायलिनिस्ट हैं जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता है। साथ ही आपको बताएं, इन्हें बिहार सरकार की ओर से कई पुरस्कार, कई टाइटल से भी नवाजा जा चुका है। एक और विशेष बात अपने अतिथि के बारे में हम आपको बताते हैं। इन्होंने वायलिन और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर किताब भी लिखी है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर रंजन कुमार जी का। सर, कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, आपको जानकर करना चाहेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं जब क्लासिकल म्यूज़िक की बात होती है तो उसमें तबला, सितार, हारमोनियम, इन इंस्ट्रूमेंट्स का हम आमतौर पर यूज़ देखते हैं, प्रयोग देखते हैं। संगीत की बात करें, वायलिन की तरफ आपका झुकाव, आपका रुझान, इंटरेस्ट किस तरह से शुरू हुआ? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके परिवार के सदस्य भी म्यूज़िक फील्ड से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही बात है। संगीत की चर्चा होती है तो सबसे पहले गायन ही आता है और गायन के लिए हारमोनियम एक उपयुक्त साज है जो उसके साथ में रहता है और तबला संगत का वाद्य है तो वो हमेशा उपलब्ध रहता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि वो पहले प्रथम दृष्टया में वही दिखाई देता है ऑब्वियसली। रही बात वायलिन के लिए, ये उत्तर भारत के लिए सच में एक नायाब साज था उस टाइम में। अब तो खैर काफ़ी मशहूर है, काफ़ी जानने लगे। तो जहाँ तक परिवार का सवाल है, मेरा परिवार साहित्य और संगीत से जुड़ा रखने वाला और हमेशा साहित्य संगीत की सेवा होती रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियंस नहीं हुए हैं, मैं पहला हूँ। और एक चीज़ है, संगीत के क्षेत्र में हमेशा तो दो स्ट्रीम बोलते हैं, दो धाराएं चलती रही हैं हमेशा से, एक संगीत जीवी, एक संगीत सेवी जी। तो उस परिवार से ताल्लुक़ है मेरा जहाँ संगीत की सेवा होती है, साहित्य की सेवा होती है। और हो सकता है ऐसा मानते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि पूर्व जन्मों का कुछ कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं जो इस जन्म में आपको मिलते हैं अच्छे रूप में। तो इस तरह से कुछ आया होगा हमारे पास। और ऐसे भी कहते हैं कि जिस किसी ने भी संगीत को अपने जीवन में सजाया है, उतारा, उसने बुलंदियों को छुआ है। अगर संगीत की परिभाषा की बात करें तो आपने भी अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से संगीत को परिभाषित किया है कि म्यूज़िक इज़ इनफ फॉर अ लाइफ टाइम बट अ लाइफ टाइम इज़ नॉट इनफ फॉर म्यूज़िक। चाहूँगी इसे परिभाषित करें। एग्जैक्टली, ये बुज़ुर्गों की भाषा है और ये हमारे पुराने शास्त्रों की भाषा है। संगीत एक वैदिक क्रिया है और इसका ना आदि है ना अंत है, और जो भी जन्म है उसकी मृत्यु तय है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारी जितनी भी ज़िंदगी हो, जितनी भी लंबी ज़िंदगी हो, उसमें ये संभव नहीं है कि उस संगीत को पूरा कर सके। इसलिए ये कंफर्म है कि हमारी किसी की भी ज़िंदगी
इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो उस विषय को पूरा का पूरा कवर कर सके। पर जहाँ तक सवाल आता है कि ये जीवन में संगीत काफ़ी है, तो यहाँ देखें इस तरह से कि जब आदमी संगीत करता है ना, उसमें पूरी तरह से ईमानदारी से उसके साथ जब इन्वॉल्व होता है पूरी तरह से, तो उसे और जीवन में कुछ चाहिए नहीं होता है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद। तो इसलिए ये शब्द बड़े सटीक बैठते हैं और सच में ये परिभाषित करता है पूरी तरह से। वाकई बहुत सुंदर आपकी पंक्तियाँ हैं भी। ऐसे में अगर संगीत की बात होती है और हमारे बीच इतने महान दिग्गज वायलिनिस्ट मौजूद हो, तो हर किसी की चाहत होगी कि आप उन्हें कुछ सुना, अपने हुनर की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ज़रूर। एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में सुबह के रागाज़ का एक सुबह का बड़ा मशहूर रागा है तूड़ी, मॉर्निंग रागाज़ बोलते, मॉर्निंग रागाज़ में थोड़ी सी उसकी सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे, आपने कई इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। जब आप बाहर परफॉर्म करते हैं तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, उसका इंटरेस्ट, उसके प्रति जो इंथुजियाज्म है और जो इंस्ट्रूमेंट के प्रति जो लोगों की, वहाँ के लोगों की क्यूरियोसिटी है, वो कैसी रहती है, और यहाँ के म्यूज़िक की समझ कैसी है वहाँ के लोगों की, आपसे बेशक जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही, जो शब्द जोड़े इंस्ट्रूमेंट। जी देखिए, वेस्टर्न कल्चर में हमेशा से इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को ही प्रायोरिटी रही है ज़्यादातर। पोइट्री इसको छोड़ दें, वो ये भी एक साज है जो ईश्वर की बनाई हुई है, गला। बिल्कुल। लेकिन इस साज को भी वो एक एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। वोकल का कॉन्सेप्ट, लिटरेचर का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय संगीत परंपरा में है। चूँकि ये हमारा वैदिक संगीत है, वेद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसमें लिटरेचर भी उतना ही प्रमुखता से ली जाती है, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो वेस्टर्न कल्चर में नो डाउट आज के तारीख में हमारी योगा और हमारे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बहुत इज्जत दी जाती है, और ऑडियंस भी, सुनने वाले बहुत ही बारीकी से आजकल सुनते हैं। इसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। बहुत बारीकी और बहुत तन्मयता से सुनते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं। कहते हैं कि संगीत इतनी सरल, इतनी सुंदर भाषा है कि वो हर किसी को अपनी ओर लुभाती है और अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर वायलिन की बात करें तो अधिकांश लोग ये समझते हैं कि ये आपको विदेशी यंत्र है, और समय के साथ इसे गायकी अंग के साथ भी जोड़ा गया। चाहूँगी इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये वाद्य एक विदेशी वाद्य है। रिटन डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है 1530 ईस्वी में इटली के क्रेमोना शहर में फाइनल प्रारूप तैयार हुआ, जो वायलिन का आज स्वरूप है। ये स्वरूप में फाइनल तैयार हुआ 1530 ईस्वी में। उसके बाद ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में इसको क्वीन ऑफ द स्ट्रिंग कही जाती है, वायलिन को। और हिंदुस्तान में महज ये 250 साल से हमारे पास है। पिछले 250 साल पहले, ये आप रख लें मुश्किल 1800 के आसपास में,
ये इंट्रोड्यूस हुआ कर्नाटक म्यूज़िक में, मतलब हमारे दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत में। वहाँ इस पर बहुत गहन अध्ययन की गई इसके साथ में, जिसमें बालूस्वामी दीक्षितर और ऐसे ऐसे सेंट्स उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहे, जिनकी देन से ये कर्नाटक संगीत में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके 1-150 साल के बाद हिंदुस्तानी संगीत में आया, मतलब उत्तर भारतीय संगीत में, जो यात्रा पार्टी के थ्रू आया। उस समय में उत्तर भारतीय संगीत में सितार सरोद का बहुत बोलबाला था, क्योंकि ये उत्तर भारतीय संगीत में ये प्राचीन वाद्य हैं जो काफ़ी समय से इनमें रिसर्च वर्क हुए, काम भी हुए और काफ़ी बृहत स्तर पर बजाई गई। तो जो लोग वायलिन लेके आए उत्तर भारत में, उन्होंने सितार और सरोद के कलाकारों के पास सीखा, इसलिए ये तंत्रकारी अंग इसमें डेवलप की गई, जो कि बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक मान सकते हैं सर जी। पर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में गतकारी और तंत्रकारी और गायकी बोलकर कुछ अलग अलग चीज़ नहीं है जी। वो सारे पद, सारे कीर्तन और कीर्तिस गाई जाती है, तो वहाँ एक ही चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट में बजाएं या गले से गाएं, उसको एक ही बात है। जब दक्षिण भारत के कलाकारों का एक सामंजस्य स्थापित हुआ उत्तर भारत में, वहाँ से गायकी अंग में बजाने का एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत हुई, जिसमें पुरोधा कहे जाते हैं विद्वान परूर सुंदरम अय्यर। कर्नाटक संगीत के एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार और बहुत बड़े गुरु हुए परूर सुंदरम अय्यर जी। वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बहुत करीब थे और त्रिची के किंग ने उनको काफ़ी इसके लिए अप्रिशिएट किया। फिर वो पलुस्कर जी के पास उन्होंने पुणे में, वहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का अध्ययन किया और वायलिन पे गायकी अंग जो बोलते हैं, वोकल स्टाइल, उसको डेवलप किया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी डॉक्टर एम एस गोपाल कृष्णन जी, CTM पटनायक साहब, ऐसे साउथ इंडियन कलाकार इंट्रोड्यूस हुए और इसी में डॉक्टर N राजम जी, इन लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया इस चीज़ को। और पुनः शुरुआत होती है वहाँ से। तो ये गायकी और तंत्रकारी, इसमें अभी भी कुछ तंत्रकारी अंग से बजाई जाती है, हर रूप में ये खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा शक्ति आपने। सर, संगीत एक प्राचीन विधा है जो आदिकाल से चली आ रही है। बदलते समय के साथ कला ने अपना स्वरूप भी बदला है, अपना रूप भी बदला है। आपसे जानना चाहेंगे, बदलते समय के साथ कला के महत्व, संगीत के महत्व को, उसकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। वो होता रहा है और आदिकाल से होता रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। हमारे लिए क्या चीज़ उचित है, हमें अपने विवेक से जो शाश्वत चीज़ें हैं वो शाश्वत रहेंगी, हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना। बहुत ऐसा सुनने में आता है कि शास्त्रीय संगीत का नुकसान हुआ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा काल है जिसमें शास्त्रीय संगीत ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल नहीं किया है जी। किसी भी काल को लेंगे, चाहे वो मुगल हो, प्री मुगल हो, पोस्ट मुगल हो, प्री ब्रिटिश हो, पोस्ट ब्रिटिश हो, किसी भी काल में, पर ये शाश्वत है, ये कभी नहीं जाएगा। ग्रहण थोड़ी देर के लिए लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सूर्य को निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रही बात बदलते परिवेश में, बिल्कुल बदलते परिवेश में जो अच्छी चीज़ है उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। एक टाइम में पुराने संगीतकारों को सुनते थे, नहीं सिनेमा के संगीत से दूर रहना है। आज ऐसा नहीं मानते। आज मानते हैं कि हम एक शास्त्रीय संगीत के कलाकार जो 1 घंटे में करते हैं, वो 5 मिनट में फिल्म संगीत के कलाकार करते हैं, और उनको भी उतना ही सम्मान है, उनकी भी उतना ही, उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही। तो इस तरह से तो बदलते परिवेश में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेके हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इनरिच करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। बदलते परिवेश में हमने जो वो एक जादू जो है, एक जो मिठास है जो संगीत का, वो अभी तक बरकरार है, वो खोया नहीं है। और अगर इनके संगीत के हुनर की बात करें तो इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और इन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनके हुनर को सराहा है। तो चाहूँगी कुछ बजाकर कुछ अच्छा हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर।
कितना मधुर धुन, जिसे सुन के हम सब मंत्रमुग्ध हो गए सर आज। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने भारत के साथ साथ विदेशों में भी परफॉर्मेंस दिया है। जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पर एज अ परफॉर्मर, आप किन बातों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमें हमारी परफॉर्मेंस तो बढ़िया हो ही, साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी कनेक्ट हो सकें, क्या कोशिश रहनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट के प्रति फोकस्ड होना। स्टेज कोई सा भी हो, विदेशों का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, सबसे पहले जो हमें गुरु से तालीम मिली है, शिक्षा मिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना। परफॉर्मेंस से पहले अपने आप को फिट रखना, मेंटल, फिजिकल, ऑब्वियसली। और ये बात है कि ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि कैसी ऑडियंस है जी। हमें पहले अप्रोच करना है उसको, फिर हमें वो जो हमें ज्ञान मिला है उसका प्रस्तार करना है, ये भी एक जिम्मेदारी है। तो ये बात ठीक है कि हम किस रीजन में हैं, वहाँ की बोलचाल क्या है, वहाँ की भाषा। एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है, जब गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था प्रेस को, वहाँ के प्रेस को, जब उनकी डांस करते हुए एक फ़ोटो छपी थी कि आप तो संत हैं, ये क्या आप डांस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम किसी के कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हम उससे कुछ फ़ायदा चाहते हैं, काम चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसकी भाषा को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसकी जो जीवन शैली है उसके हिसाब से हमने काम करना पड़ेगा। फिर हम उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और अब अपनी बात हम रख सकते हैं। तो ये मुझे बात बहुत सूट करती है, और आर्टिस्ट के लिए नहीं, हर सेक्टर में ये चीज़ लागू होती है, और हम लोग भी इसका जरूर ख्याल रखते हैं, और मेरे ख्याल से सारे आर्टिस्ट रखते हैं इस चीज़ का ख्याल। जी। और ऐसे भी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए उससे जुड़ी आपको शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दौर की बात करें तो लोग थोड़ा बहुत सीख कर गाते हैं या बजाते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए उससे जुड़ी शिक्षा को हासिल करना, प्राप्त करना? शिक्षा से बड़ी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहली ज़रूरी और अंतिम ज़रूरी यही है कि शिक्षा, और वो भी सही शिक्षा हो। शिक्षित होना हर तरह से। संगीत है ना, संगीत में खास कहते हैं हमारे विद्वानों का कही गई है रिटन डॉक्यूमेंटेशन में, 4 चीज़ें, शास्त्र, कला, ज्ञान। और ये चीज़ें जो है, ये जैसे शास्त्र गुरु बता देते हैं, शिक्षा ज्ञान गुरु से मिला है, वो आगे शिष्यों को बताते हैं। कला, एस्थेटिक सेंस, वो आदमी बॉर्न लेके आता है। तो इन सब चीज़ों को निखारते हैं गुरु, और सही गुरु के पास होके उसका ज्ञान और उसकी प्रैक्टिस, इससे अहम चीज़ कोई है हो ही नहीं सकती। इसके बाद ये सब सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। बिल्कुल। आज के युवा जो आपकी तरह बुलंदियों को छूना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये उनके लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी है। पेशेंस एंड प्रैक्टिस। गुरुजी पंडित शिवपाल कृष्णन जी ने एक जगह एक मेंशन करी है इसको बड़े ही प्रमुखता से, कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अगर आर्टिस्ट बनना है और उन्हें भी परफॉर्म करना है, तो उन्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और चाहूँगी कि अपनी इन बातों को धुन के साथ हमारे दर्शकों को बजाते हुए सुनाएं, और जाते जाते एक धुन और हो जाए सर। सर, जैसे कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया, उसके लिए आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर जी।